नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत करेगा फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने देश के 5 राज्यों में कई जनजातीय समुदायों को एसटी की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन और 323 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट को नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए प्रदान किया गवर्नर प्रशस्ति पत्र। हाई एल्टीट्यूड पर मुश्तैदी से पेट्रोलिंग के लिए की सराहना। आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हिंदी दिवस पर लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, हिंदी राष्ट्र को बांधती है एकता के सूत्र में और सरकार हिंदी सहित सभी स्थानीय भाषाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत अगले महीने की 11 से 30 तारीख तक इसका आयोजन करेगा। फुटबॉल मैच नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इसमें 16 देशों की टीमें भाग लेंगी। श्री ठाकुर ने यह भी बताया है कि भारत ने 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन और 323 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट को नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहायता के लिए गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कमलजीत सिंह, सूबेदार मेजर बलवीर सिंह और सिपाही अतर सिंह ने राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। राज्यपाल ने 323 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आदित्य कपूर, सूबेदार मेजर रवि कुमार और गनर सौरभ कुमार को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने एलएसी पर बहुत कम तापमान और मुश्किल परिस्थिति में देश की सीमा की रक्षा और स्थानीय लोगों के लिए समाज कल्याण और मेडिकल कैंप सहित कई तरह की सेवाएं मुहैया कराने के लिए सिख रेजिमेंट की सराहना की। उन्होंने सीमा प्रबंधन के लिए 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों की सहायता के लिए 323 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट की प्रशंसा की। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। आज विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने ट्वीट में उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने में अथक योगदान किया। उन्होंने कहा है कि हिंदी ने विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और सरकार हिंदी सहित सभी स्थानीय भाषाओं के समानांतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नए संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब देश के जन सामान्य से वो जुड़ी हो और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितनी भी नीतियां बनती हैं, वो नीतियां तभी लोकभोग्य हो सकती है जब वो स्थानीय लोगों की भाषा में हो। इसके साथ साथ हिंदी को इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण
किए गए और सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई पड़ाव पार कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक हो, इसके लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत। ईस्ट सियांग जिले के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सिकाबामुन में आज हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किया गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की आलो में स्थित 20वीं बटालियन ने आज हिंदी पखवाड़ा शुरू किया। इसके तहत आधिकारिक कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पापुमपारे जिले के यूपिया स्थित ITBP की 31वीं बटालियन की भी आज से हिंदी पखवाड़ा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि 3 मेगावाट के सुनवाचू स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट ने 6,500 कार्बन क्रेडिट हासिल किया है। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2070 तक भारत ने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। इधर अरुणाचल प्रदेश में सुदूर गांव में मिनी हाइड्रो पावर स्टेशन के माध्यम से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए बॉर्डर एरिया इल्यूमिनेशन प्रोग्राम सहित केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से नदियों पर मिनी हाइडल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। चांगलांग जिले में कई मिनी हाइडल प्रोजेक्ट की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और नई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने बताया है कि असम और खोंसा में विद्युत आपूर्ति को बार बार आने वाले साइक्लोन से और भारी बारिश से नुकसान पहुंचने से पहले सप्ताह भर कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों में आक्रोश पैदा होता है। उन्होंने बताया कि जोंके नाला पर PM पैकेज के तहत स्थापित मिनी हाइडल प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर इसकी क्षमता को बढ़ाकर 50 किलोवाट कर दिया गया है, जिससे याददाम सर्कल हेडक्वार्टर सहित आसपास के गांवों को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सबसे ऊपर में है 5 मेगावाट एंड देन मिडिल में है 10 मेगावाट। ये जस्ट चांगलांग का ऊपर में बिलो फांगटिप विलेज में 25 मेगावाट और खोचेप का नीचे में 45 मेगावाट। तो मैं कोशिश में है कि उसको कम से कम मतलब ज़मीन में उतर के मतलब आ जाए, काम हो जाए, कहीं से हो, किसी रिसोर्स से भी हो, उसको फंडिंग होना चाहिए। क्योंकि चांगलांग हम अभी बाहर से डिपेंड हो रहे हैं। एक है चिराप डिस्ट्रिक्ट से जो 33 kV आ रहे हैं, एक है मार्गेटा से जो असम से जो है 11 kV आ रहे हैं। तो हमारा लोग नहीं समझते हैं, लाइट चला जाने से बहुत गुस्सा होते हैं, तो जैज भी बनते हैं, लेकिन साइक्लोन होते हैं। फुट हिल्स एरिया में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। तो आपका मार्गेटा हो गया या डिगबोय हो गया, इस तरफ में आपका देमाली, वो सेम बेल है। तो साइक्लोन आने से दो तरफ भी इफेक्ट हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा है कि 10 दिन सप्ताह भर मतलब रिस्टोरेशन होने में टाइम लगता है। तो हमारा लोग बहुत गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन हम लोग दूसरा मतलब स्टेट से हम डिपेंड करते हैं ना। जब तक असम में ठीक नहीं होगा तो यहाँ में भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो सब चीज़ लेकर के अगर यहाँ में हाइड्रो पावर डेवलप होता है, तो अगर 10 मेगावाट 5 मेगावाट अगर होता है कम से कम, ज़्यादा नहीं होने से, तो हमारा यहाँ के लिए तो पूरा मतलब होगा, अवेलेबल पावर सप्लाई होगा, बल्कि हम और दूसरा को हम सेल भी कर सकते हैं। इससे एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में अभी एक स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च किया था, गोल्डन जुबली। वहाँ पे मतलब जो बॉर्डर ब्लॉक्स लोग का, विलेजेस लोग का विलेज बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के तहत काफ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टेकअप कर रहे हैं। तो वैसे तो ये जो जोंके नाला आप लोग ने जो रिसेंटली आप लोग विज़िट किया है, वो एक्चुअली पहले 25 किलोवाट का था और ये PM पैकेज में था। तो उसमें मशीन्स में थोड़ा सा एफिशिएंसी कम था। तो इसके चलते हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ने SIDF में 25 किलोवाट का 25 किलोवाट का जो है 25 किलोवाट का जो है
कुछ यहाँ पे स्कीम रखा था इसका अपग्रेडेशन के लिए, जोंग के नाला अपग्रेडेशन के लिए। तो अपग्रेडेशन में हमने एफिशिएंट मशीन ये किया और काफ़ी सिविल स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई किया करके हमने उसको अपग्रेड किया 50 किलोवाट के लिए। और वो आसपास के जो जोंगफो हाथे बस्ती है उसको पहले से दे रहे थे, लेकिन अभी यादम जो सीओ हेडक्वार्टर है उसको फुल्ली इलेक्ट्रिक वहाँ से पावर सप्लाई कर रहे हैं। रात भर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत आदि जनजाति के सामुदायिक संगठन जेरेन मातकर सोसाइटी JMS ने आज ईस्ट सियांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिले में मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस संगठन द्वारा रुक्सिन अंचल के दबुंग और रायांग गांव में भी हाल ही में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स वास द्वारा स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रुक्सिन के SDPO तासीदारांग ने नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोप सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के बारे में जानकारी दी। वेस के प्रतिनिधियों ने समाज में नशे की बढ़ती लत से होने वाली समस्याओं के बारे में अपना अनुभव शेयर किया। उसका ये नाम ये द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसका सेट क्या होगा, अब लोग जो भी आदमी अगर ये ड्रग्स रखता है और या फिर ड्रग्स बेचता है, स्मगलिंग करता है या फिर उसके बाद पेडलिंग करता है या फिर अपना गाड़ी में लेके या फिर पेडलर्स को हड़बड़ी करता है या फिर वो ड्रग्स के साथ उसको पकड़ा गया या फिर वो कंज्यूम करता है तो उसको पनिशमेंट देता है। तो ये पनिशमेंट एक बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें आपको ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब आपको पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको बेल नहीं मिलेगा। आपको बेल देने के लिए ये जेल से निकालने के लिए आपको ये कोर्ट में जाना पड़ेगा। जज का सामने आप बेल पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। बाद में यही पता चला है तो हमारा सब हम लोग का बेटा बेटी ड्रग्स में चला गया। हम लोग का पता चलते चलते ऑलरेडी उन लोग चला गया, एडिक्टेड हो गया। पेडलर का ड्रग पेडलर का ATM कार्ड बन चुका है। वो बहुत लेट हो चुका था, लेकिन अभी हम वासे में यहाँ हम लोग का ग्रुप मदर्स बनने का हमको पता चला है। तो हम लोग अभी सोच रहे आगे आने वाला फ्यूचर आप लोग हम लोग का फ्यूचर है, हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन आप लोग ही हम लोग का फ्यूचर है। तो अभी नहीं और आगे इसको बढ़ने नहीं देना है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि पैकेज B और C के तहत पापूनाला से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए परियोजना एजेंसियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज जिला उपायुक्त कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री पोतम ने कहा कि नाहरलगन से बंदरदेवा के बीच सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर प्रशासन गंभीर है और राजमार्ग विकास परियोजनाओं को लेकर लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। जो बंदरदेवा से लेके करसिंगसा जो रोड है उनको 1 साल का अंदर में देने का प्रॉमिस किया है और पैकेज C में और ब्रिज को 1 साल नेक्स्ट ईयर में देने का बात किया है। तो बायडक को तो प्रोग्रेस का मुताबिक जो हमें दिखाया फिजिकल प्रोग्रेस, क्योंकि लोगों का जो देखने का चीज़ अलग होता है और हम लोग जो टेक्निकली जो प्रोग्रेस होता है एक हम लोग का जो वर्क प्लान होता है उसका मुताबिक से काम हो रहा है कि नहीं वो चेकिंग करने का अलग टेक्निकल सिस्टम है। उस सिस्टम में देखा गया तो उन लोगों का प्रोग्रेस जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम आम आदमी को यह चीज़ को मतलब है नहीं है, हमको दिखना चाहिए। तो इसके लिए आज हम पैकेज B और C को लेके हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चिट्ठी लिखा है कि पब्लिक बहुत देखना चाहता है कि एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और अपना काम में, और खास करके बंदरदेवा से लेके करसिंगसा का रास्ता में और पैकेज B में निर्जुली से लेके। पापुमपारे जिला परिषद के अध्यक्ष चुकू बबलू ने 14वें और 15वें पंचायत
फाइनेंस कमीशन के तहत विकास के लिए जारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। आज यूपीआ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ संगठनों के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड महामारी के दौरान विकास कार्यों के लिए मिली धनराशि का उपयोग किया गया। एलिगेशन गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन ने भी उसको क्लैरिफाई किया है। बट जब यहाँ पे 3 मुद्दे का ऊपर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया है। एक है 14 FC का ऊपर, सेकेंड है 15 FC का ऊपर, और कोरोना काल का समय में जो कुछ इसेंशियल आइटम परचेस किया है उसका ऊपर प्रश्न उठाया है। जो 14 FC के बारे में जो बात कर रहा है, सैनिटाइजर एंड मास्क, ये जो सैनिटाइजर और मास्क है ये परचेस हुआ है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, उससे एक्सेप्ट भी किया है, रिसीव भी किया है, और यहाँ जितने भी जिला बैठे हुए हम सब ने बांटा है। हमने गांव में बांटा है, हमने पुलिसकर्मी को दिया, हमने मेडिकल को दिया, स्कूल में दिया है। तो ये जो एलिगेशन है कि सैनिटाइजर एंड मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं और इसे परचेस किया ही नहीं, ये एलिगेशन बेसलेस है। नंबर 2 है तवांग जिले के लुमला में एक दिन का लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष केंजुम पाकाम सहित आयोग के कई सदस्यों ने इस शिविर में लोगों को उनके अधिकारों और कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। पापुमपारे जिले के दोईमुख क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित पहले ताहा आतू मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में एकेडमी ऑफ क्रिकेट एक्सीलेंस ACE की टीम ने ईटानगर को हराकर खिताब अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ईटानगर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 118 रन बनाए, जिससे एकेडमी ऑफ क्रिकेट एक्सीलेंस की टीम ने 17.2 ओवर में हासिल कर लिया। जन्म के बाद से बच्चों को मां का पहला दूध देना बहुत ज़रूरी होता है। इस हल्के गाढ़े और पीले दूध को बच्चों का पहला टीका भी कहा जाता है। ये दूध मां के शिशु में एंटीबॉडी और फाइटर सेल्स ट्रांसफ़र करता है। ये बच्चे को सभी तरह के इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाता है। पिया है तो बाहर निकल, नहीं पिया तो क्या? सही पोषण के समझो कायदे, माँ के दूध के हैं कई फायदे, समझे? सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध में। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।